वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने मैसेज डिलीवर किया था ग्रुप के अंदर के ऑफ़िस में कुछ काम की वजह से आजकल हमारे लेक्चर्स थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, जिसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। तो आज जनरल साइंस का लेक्चर नंबर 4 इंशाल्लाह हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। और जैसा कि अब तक हमने 3 जनरल साइंस के लेक्चर्स को कवर किया है, और जनरल साइंस आपको बताता चलूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एग्ज़ाम का। ठीक है, अगर आप एफपीएससी के टेस्ट देख लें, एसपीएससी के देख लें, पीपीएससी के देख लें, केपीएससी के देख लें, कोई भी टेस्टिंग सर्विसेज हैं पाकिस्तान की, वो जनरल साइंस से आपसे क्वेश्चन करती है। जनरल साइंस को एवरीडे साइंस भी कहा जाता है। तो ये हमारे टेस्ट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, और 10 से 15 या 15 से 20% आपसे यहाँ से क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो इस वजह से आपको ये सब्जेक्ट बहुत इंतहाई अहम समझना चाहिए और इसको बड़े गौर से पढ़ना चाहिए। और अभी तक 3 लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको वही चीज़ें पढ़ाई हैं जो कि एग्ज़ामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो एक कॉमन टॉपिक है, और हर एक इंसान को पता होना चाहिए कि वेदर क्या है। ठीक है, जो वेदर चेंजेस हम अपने आसपास देखते हैं, अपने एटमॉस्फेयर के अंदर देखते हैं, ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले वेदर की डेफिनेशन देख लेते हैं। द वेदर मे बी डिफाइंड एज व्हाट? मे बी डिफाइंड एज डे टू डे कंडीशंस। सपोज़ आपको एक मिसाल देता हूँ कि हर एक दिन एक जैसा तो मौसम नहीं रहता ना। तो आज अगर पिंडी इस्लामाबाद का मौसम आप देखें तो बादल थे, तो कल जाहिर सी बात है कि कल मे भी पॉसिबिलिटी है कि कल सन जो हमारा सूरज है वो निकल आए और शाइनी डे हो। तो जो वेदर है वो आप किसको कहते हैं? डे टू डे कंडीशन को कहा जाता है वेदर। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉल, सनशाइन एंड विंड। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम देखते हैं एज अ वेदर, यानी टेम्परेचर कितना है, रेनफॉल कितनी हो रही है, सनशाइन सूरज कितना चमक रहा है, और हवा कितनी चल रही है। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं? वेदर में आती हैं। ठीक है, फिर एक बहुत इंतहाई अहम सवाल है जो कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। अब द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट, वेदर एंड सीजन्स। अब कहने को ये 3 लफ्ज़ हमें एक जैसे लगते हैं, और हमें ये भी लगता है कि आया तीनों की एक ही मीनिंग है, लेकिन चीज़ें तीनों डिफरेंट हैं। वो किस तरह से डिफरेंट है? क्लाइमेट, जैसे वेदर मैंने आपको बताया था कि वो क्या है? डे टू डे कंडीशन का नाम है। ठीक है, डेली बेसिस पर जो हमारी मौसम में तब्दीली आती है उसको हम कहते हैं वेदर। ठीक है, अब क्लाइमेट और सीजन्स क्या हैं इसको भी देख लेते हैं, और अब डिफरेंस भी देख लेते हैं तीनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो ऑल्दो समटाइम्स द टर्म्स वेदर, क्लाइमेट एंड सीजन्स आर यूज्ड व्हाट? सीजन्स आर यूज्ड सिनोनिमसली, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, समटाइम्स हम इनको एक जैसा तस्वुर करते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वेदर की हमने आपको बात बताई, वेदर इज़ अ कंडीशन ऑफ अ टेम्परेचर टुडे और टुमारो। जैसा कि मैंने बताया कि ये वेदर कंडीशन से क्या मुराद है? डे टू डे कंडीशन कैसी है, मौसम कैसा है, टेम्परेचर उस दिन कैसा है, बारिश हुई है तो कितनी हुई है, सन शाइन है तो कितनी है, हवा चल रही है तो कितनी चल रही है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं वेदर। फिर हम जब क्लाइमेट की बात करते हैं, क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर। क्लाइमेट इज़ व्हाट? क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यानी क्लाइमेट हम कहते हैं कि कोई भी ऐसा वेदर जो कि ओवरऑल यानी ज़्यादा अरसे तक रहता हो। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल्स हैं सीजन्स की। सीज़न में क्या डिफरेंस है? अ सीज़न इज़ अ पीरियड of the year that is distinguished by special climate conditions such as summer, autumn, winter and spring। पाकिस्तान में कितने मौसम है? पाकिस्तान में 4 मौसम है। कौन कौन से? समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। इसको हम कहते हैं सीजन्स। अ सीजन इज़ अ पीरियड ऑफ द ईयर दैट इज़ डिस्टिंग्विश्ड बाय द स्पेशल क्लाइमेट कंडीशंस सच एज समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। ठीक है, अब आपको तीनों चीज़ों में फ़र्क पता चल गया होगा कि वेदर किसको बोलते हैं? वेदर डे टू डे कंडीशंस को बोलते हैं। क्लाइमेट किसको बोलते हैं? क्लाइमेट एवरेज वेदर, जो कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम की जो एवरेज होती है उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। सीजन्स किसको बोलते हैं? इज़ अ पीरियड ऑफ द ईयर दैट इज़ डिस्टिंग्विश्ड बाय द स्पेशल क्लाइमेट कंडीशन सच एज समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्रेसिपिटेशन एंड रेनफॉल, ये क्या चीज़ें हैं इसको हम आज डिटेल से पढ़ लेते हैं। आपने ये लफ्ज़ बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज इंशाल्लाह पढ़ने के बाद आपको ये लॉन्ग टर्म तक इंशाल्लाह याद रहेगा। तो प्रेसिपिटेशन क्या है? ऑल काइंड्स ऑफ प्रेसिपिटेशन बिगिन विद द कूलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स। ठीक है, एक चीज़ ये कंडेंसेशन क्या है? ठीक है, कंडेंसेशन कहलाती है इज़ द प्रोसेस वेयर वाटर वेपर्स बिकम्स लिक्विड। ठीक है, क्या होता है?
वेयर वाटर वेपर बिकम लिक्विड, यानी वाटर वेपर्स जो हैं वो क्या बन जाते हैं, लिक्विड बन जाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन इज़ अ प्रोसेस वेयर द वाटर वेपर बिकम्स लिक्विड। कंडेंसेशन इज़ अ प्रोसेस वेयर वाटर वेपर बिकम्स लिक्विड। मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि सुनने वालों को ये ज़हन नशीन ये चीज़ें हो जाएं। ठीक है, क्योंकि जितना आप सुनते हैं उतना आपके माइंड में चीज़ें रहती हैं लॉन्गर पीरियड के लिए, क्योंकि पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, लेकिन पीडीएफ तब ही आपको जल्दी याद होंगी जब आपने लेक्चर सुना हुआ होगा। when water drops become too heavy, अब क्या होता है जब वाटर ड्रॉप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं, ठीक है, दे फॉल टू अर्थ एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड precipitation। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम precipitation कहते हैं। precipitation कितनी तरह की होती है, precipitation 3 से 4 तरह की होती है। रेन, एक तो बारिश होती है, पानी हमारे यहाँ ज़मीन पर गिरता है। दूसरा स्नो की सूरत में, जो पहाड़ी इलाके हैं जब भी वहाँ पर बर्फ़बारी होगी, जैसा कि कोमरी देख लें, गिलगित देख लें, स्कर्दू देख लें, तो वहाँ पर जो precipitation होती है तो वो किसकी सूरत में होती है, स्नो की सूरत में होती है, क्योंकि सर्दियों के अंदर वहाँ पर बर्फ़बारी होती है। तो precipitation रेन की सूरत में, यानी पानी के ड्रॉप्स की सूरत में हो सकती है, स्नो की सूरत में हो सकती है, स्लीट की सूरत में हो सकती है, और हेल की सूरत में हो सकती है। There are various forms of precipitation: rain, drizzle, snow, pellets, snow grains, ice needle, etc. ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं types of rain। अब जो हमारी बारिशें हैं इसके भी चंद एक मुख्तलिफ़ किस्में हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं वो पढ़ लेते हैं। रिलीफ रेनफॉल, ठीक है, when the warm air rises it cools and condenses to form clouds which bring rain। ठीक है, दूसरी होती है frontal rainfall, when warm mass of air meets cold mass air results frontal rainfall। ठीक है, उसके बाद हम कन्वेक्शनल रेनफॉल को देखते हैं। कन्वेक्शनल रेनफॉल इज़ कॉज्ड बाय सन हीटिंग द ग्राउंड। अब आप ये देख लें, मेरे सामने राइट साइड पर एक तस्वीर लगी हुई है, इसको आप रीड करने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से ये बादल बनते हैं। अब सबसे पहले आपने देख रहे होंगे यहाँ पर सूरज जब तपिश मारता है हमारी ज़मीन के ऊपर, और यहाँ पर ऑब्वियसली हमारी ज़मीन के ऊपर पानी भी मौजूद है समुंदर की सूरत में, रिवर्स की सूरत में। जब पानी गर्म होता है तो इवेपोरेशन होती है, जब इवेपोरेशन होती है तो वो वेपर्स हवा में जाते हैं और बादलों की सूरत तैयार कर लेते हैं, और फिर कंडेंसेशन अकर्स फॉर्मिंग क्लाउड्स। जब क्लाउड्स बन जाते हैं तो उसकी सूरत में वो बारिश बरसती है। तो ये पूरा प्रोसेस है। अगर आप इसको आसानी से समझना चाहें तो इस तस्वीर में आपको बआसानी समझा दिया गया है। द हीटेड ग्राउंड विल टर्न वार्म द एयर विच इज़ इन कॉन्टेक्ट विद इट, एज द रिजल्ट एयर वार्म्स, इट गेट्स लाइटर एंड इज़ फोर्स्ड टू राइज इन स्ट्रॉन्ग अपवर्ड। कन्वेक्शन करंट वेदर वाटर ऑन ग्राउंड विल evaporate and it will also rise। फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रेनफॉल होती है जो कि आजकल जो इसका सीज़न चल रहा है, मूनसून रेन्स। अब मूनसून रेन्स क्या है, द वर्ड मूनसून मीन्स अ सीज़न। ठीक है, मूनसून को क्या कहते हैं, एक सीज़न का नाम है। मूनसून रेन्स आर कॉज्ड बाय मूनसून विंड्स विच आर सीजनल, दे ब्लो ड्यूरिंग समर एंड विंटर। ठीक है, उसके बाद मूनसून विंड्स आर सीजनली रिवर्स्ड एंड driven by temperature differences between land and sea। The monsoon rains comes in May। ठीक है, मई से लेकर ये दौरानिया काफ़ी अरसे तक जारी रहता है, तकरीबन सितंबर की एंड तक ये जारी रहता है। when the winds blow from the Bay of Bengal। ठीक है, नेचुरल हैज़र्ड्स एंड डिज़ास्टर्स। नेचुरल हैज़र्ड्स एंड डिज़ास्टर्स कौन से हैं हमारी ज़मीन के ऊपर। अब नेचुरल हैज़र्ड्स से क्या मुराद है, नेचुरल हैज़र्ड से मुराद है जो कि आफ़ात हमारे ऊपर आती हैं फ्लड्स की सूरत में, आपके अर्थक्वेक्स की सूरत में। ठीक है, वो उनकी जो किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। लिस्ट ऑफ नेचुरल हैज़र्ड्स कौन कौन से हैं। वाइल्ड फायर्स, जो जंगलात में आग लग जाती है, टेम्परेचर राइज़ होता है जिसकी वजह से जंगलात में आग लग जाती है। फ्लड्स, पानी ज़्यादा जो है वो बारिशें ज़्यादा होती हैं, फ्लड्स आते हैं, या गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो ग्लेशियर पिघल जाते हैं जिसकी सूरत में फ्लड्स आते हैं। उसके बाद अर्थक्वेक, ज़मीन हिलती है। ठीक है, उसके बाद सुनामी है, अवलॉन्चेस हैं, विंड स्ट्रॉम्स हैं। ठीक है, और इसी के बाद ट्रैवलिंग साइक्लोन्स हैं, टोर्नेडोज़ हैं, ड्राफ्ट हैं। ठीक है,
और वाइल्ड फायर्स को हम देख लेते हैं। वाइल्ड फायर्स क्या हैं? वाइल्ड फायर्स आर अनकंट्रोलेबल ब्लेजल्स फ्यूल्ड बाय वेदर, ठीक है, गर्म मौसम होता है जिसकी वजह से ये वाइल्ड फायर्स होती हैं। विंड एंड ड्राई अंडर ब्रश in a matter of minutes, wildfires can burn acres of land and consumes everything that comes in their paths। तो ये बहुत जल्दी ये जो आग है ये फैलती है, ठीक है। उसके बाद फ्लड्स, व्हेन एक्सेसिव वाटर एंटर्स इन द रिवर्स दे ओवरफ्लो एंड कॉज फ्लड्स। सीरियस फ्लड्स कैन कॉज लार्ज स्केल डेवास्टेशन। एग्जाम्पल 2010 की आप देख सकते हैं पाकिस्तान में कि कितने सैलाब आए थे और कितना पाकिस्तान का नुकसान हुआ था। फिर हम एग्जाम्पल लेते हैं अर्थक्वेक्स की। अर्थक्वेक्स क्या हैं? अ सडन वायलेंट शेकिंग ऑफ ग्राउंड टिपिकली कॉजिंग ग्रेट डिस्ट्रक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ movements within the earth crust, ठीक है, volcanic action, they intensify their intensity of earthquake may be measured in the Richter scale। तो इंटेंसिटी अर्थक्वेक की किस में हम मेजर कर सकते हैं कि स्केल कहलाता है जिसका नाम है रिक्टर स्केल, ठीक है। एग्जांपल आप देख सकते हैं पाकिस्तान में 2005 के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का अर्थक्वेक आया जिससे लाखों लोग जो है वो जान से चले गए। फिर उसके बाद देखते हैं एवोलांचेस, ठीक है। अवलांचेस रिप्रेजेंट अ मेजर डेंजर ओनली इन माउंटेनियस एरियाज़। ये सिर्फ और सिर्फ माउंटेनियस एरियाज़ पर होते हैं वेयर जियोग्राफिक एंड मेट्रोलॉजिकल कंडीशन गिव राइज टू हैवी रेन्स एंड टू एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो। द ग्रेटेस्ट डेंजर ऑफ अवलांचेस कम्स व्हेन फ्रेश लूज स्नो हैज़ फॉलन ऑन टू हार्डर आइसी लेयर। उसके बाद सुनामी क्या है? सुनामी इज़ अ सीरीज ऑफ ह्यूज वेव्स कॉज्ड बाय अंडर वाटर अर्थक्वेक। जो अंडर वाटर यानी आपके समुंदर हैं उसके अंदर ज़लज़ला आता है जिसकी सूरत में तो सुनामी जो है वो आते हैं। वोल्केनिक इरप्शन और मोर और रेयरली बाय एन एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड्स क्रैशिंग इन दी वाटर फ्रॉम स्पेस। तो एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स को मैंने आपको पढ़ाया था लेक्चर नंबर 2 में कि एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स क्या होते हैं, ये किस तरह से बनते हैं और जब ये एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं तो ये किस तरह से जल जाते हैं। और कुछ ऐसे एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स होते हैं जिनका कुछ हिस्सा वो ज़मीन पर आ गिरता है और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ज़मीन के ऊपर 71% पानी है तो ज़्यादातर ये जो हिस्सा होता है एस्ट्रॉइड्स या मेट्रॉइड्स का ये पानी में गिरता है। जब वो इतना बड़ा हिस्सा पानी में गिरता है तो लहरें जो हैं वो उभरती हैं जिसकी वजह से सुनामी आता है, ठीक है। उसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि पास्ट एग्जाम्स में भी आते रहे हैं उस पर एक नज़र दौड़ा लेते हैं। द ट्रॉपिकल मूनसून एंड इक्वेटरल क्लाइमेट आर द काइंड्स ऑफ व्हाट आर द काइंड्स ऑफ ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है। द एलिमेंट विच इज़ यूज टू मेजर हाउ कोल्ड और हॉट वेदर इज़ वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद आगे द एवरेज वेदर कंडीशंस इन गिवन प्लेस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड। ओवर अ लॉन्गर पीरियड का जब नाम आ जाए तो मैंने आपको पढ़ाया कि जब हम वेदर का देखेंगे तो वेदर है डे टू डे कंडीशन, ठीक है। और जब हम लॉन्गर पीरियड में एवरेज निकालेंगे वेदर की तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी क्लाइमेट, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों में मैंने आपको फ़र्क बता दिया किस किस में वेदर में क्या फ़र्क है, सीज़न में और क्लाइमेट में क्या फ़र्क है, तो ये आपने जहन में रखना है। इन द एयर द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज़ क्लासिफाइड एज व्हाट? इज़ क्लासिफाइड एज ह्यूमिडिटी, ठीक है। इसको भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल साइंस के अंदर। द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान इज़ मोस्टली व्हाट? हॉट एंड ड्राई। पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है वो क्या है? हॉट एंड ड्राई है, ठीक है। द स्टडी ऑफ वेदर इज़ कॉल्ड मेट्रोलॉजी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, पास्ट एग्जाम्स में भी आ चुका है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और याद रख लीजिएगा, आने वाले एग्जाम से पूछा जा सकता है। द सीज़न चेंजेस बिकॉज ऑफ द व्हाट? बिकॉज ऑफ द अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सीजन्स हमारे क्यों चेंज होते हैं? क्योंकि हमारी जो ज़मीन है ये रिवॉल्व कर रही है किसके इर्द गिर्द? सूरज के इर्द गिर्द। तो मैं सोलर सिस्टम में मैं आपको तरतीब से बता चुका हूँ। सोलर सिस्टम को मैंने बड़े डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया है। जिन लोगों ने वो लेक्चर मिस कर दिया है या नहीं सुन पाए तो उनसे गुजारिश करूँगा कि वो दोबारा से सुने और इस चीज़ को अपने पल्ले से बांध लें कि हमारा सोलर सिस्टम क्या है, इसमें कितने प्लैनेट्स हैं और किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए जाते हैं। हेलस्ट्रॉम अकर इन अ समर सीजन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स कॉल्ड, यानी हेलस्ट्रॉम जो कि आती है गर्मियों के अंदर, ये किस वजह से आती है? कौन सी क्लाउड्स हैं जो कि इसका सबब बनते हैं? वो कहलाते हैं कमलोनिबस क्लाउड्स कहलाते हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन अगर मैं सही न कर पाऊँ तो उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। मूनसून इज़ कॉज्ड बाय व्हाट? मूनसून इज़ कॉज्ड बाय द सीजनल रिवर्सल
ऑफ विंड्स, ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पीछे थ्योरी के अंदर। तो मूनसून किस वजह से होते हैं? सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स की वजह से होते हैं। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ अ मूनसून? तो मूनसून है अ सीजनल शिफ्ट इन विंड डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं? मूनसून कहते हैं। वेयर डू मूनसून टेक प्लेस? तो मूनसून किस कहाँ पर जो है वो टेक प्लेस करते हैं? तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ये पाए जाते हैं। विच कंट्री इज़ वाइडली नोन फॉर इट्स मूनसून सीज़न? इंडिया एंड पाकिस्तान में आपने देखा होगा जब मूनसून की बारिशें होती हैं तो बहुत ज़्यादा तबाही होती है इस एरिया के अंदर, यानी इंडिया एंड पाकिस्तान के अंदर जो मूनसून का ये एक वेव है ये बहुत ज़्यादा हिट करती है हमारे इन दो ममालिक के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच एनिमल स्पीशीज़ हैज़ बीन मोस्ट एडवर्सली इम्पेक्टेड बाय ऑस्ट्रेलियंस वाइल्ड फायर? जो कि आपको याद होगा 2020 के अंदर जब एक वाइल्ड फायर यानी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जंगलात में आग लगी थी तो उनमें बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ यानी जो एनिमल की स्पीशीज़ हैं वो मारी गई थी, जल गई थी। और मुझे याद है कि वो आग जो है 15 से 18 दिन जारी रही थी और उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो उसमें जो स्पीशीज़ को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो थी कोआला। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। द मेन काज ऑफ फ्लड्स इन द रिवर इज़ व्हाट? इज़ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, जितनी भी हम डिफॉरेस्टेशन से क्या मुराद है? अब आप सोच रहे होंगे कि फ़्लड्स का दरख्त काटने से क्या जो है वो रिलेशन है। तो दरख्त जो हैं वो आपके बेतहाशा आपके जो बंद होते हैं, बंद बंधे हुए होते हैं दरियाओं के किनारे, वहाँ पर ये दरख्त जो हैं ये लगे होते हैं। तो ये एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उस जो पानी गुज़र रहा होता है कि उसको बाहर ना आने दें। जितने भी हम दरख्त काटते जाएंगे तो उतनी ही ज़्यादा हमारे यहाँ फ्लड्स आएंगे। ठीक है, फ्लड्स क्यों आते हैं? आप डिफॉरेस्टेशन कर देंगे, जो बंधे हुए होते हैं दरियाओं के किनारे वो लूज़ हो जाते हैं और इस वजह से जो पानी है वो ओवरफ्लो करता है आबादियों के अंदर, जिस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है फ्लड्स में। ठीक है, द फ्लो इन द रिवर ड्यू टू द फ्लड्स मे बी क्लासिफाइड एज व्हाट? मे बी क्लासिफाइड एज टर्बुलेंट फ़्लो। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है टर्बुलेंट फ़्लो। एक फ़्लो पानी का होता है जो कि नुकसान नहीं देता बल्कि फ़ायदा देता है हमारी जो एग्रीकल्चर है, लेकिन एक फ़्लो ऐसा होता है जो कि टर्बुलेंट फ़्लो कहलाता है, जो कि बहुत नुकसानदेह है। ठीक है, ओवरफ्लो चीज़ें होती हैं। अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय, अर्थक्वेक्स किस वजह से होते हैं? तो डिटेल में मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि जो हमारी लैंडस्लाइड चीज़ें होती हैं, लैंडस्लाइड होती है, इरप्शन ऑफ वोल्केनोज़ होते हैं और टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, तो इन सब की वजह से अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, उसके बाद द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इज़ कॉल्ड, यानी जो ओरिजिन होती है अर्थक्वेक की, जहाँ से अर्थक्वेक यानी ज़लज़ला उठता है, उस चीज़ को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सिस्मिक फोकस। उसको क्या कहा जाता है? सिस्मिक फोकस कहा जाता है। अर्थक्वेक ऑफ 1935 स्ट्रक विच सिटी ऑफ पाकिस्तान? तो 1935 के अंदर आपने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि कोयटा को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। तो कोयटा कम्प्लीटली यानी यूँ समझ लीजिए तबाह हो गया था 1935 के अंदर, इतना ज़्यादा ज़लज़ला आया था। और 1935 के बाद जो 2005 यानी 8 अक्टूबर का ज़लज़ला था वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था पूरे पाकिस्तान के लिए, जिसमें मुज़फ़्फ़राबाद को बड़ा हिट किया, बालाकोट को बड़ा हिट किया, आज़ाद कश्मीर को बहुत ज़्यादा हिट किया। और मोर देन अगर सरकारी रिकॉर्ड देखें तो उसमें मोर देन 70,000 पीपल्स वर डाइड। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द सिवियरिटी ऑफ 2005 अर्थक्वेक इन पाकिस्तान ऑन रिक्टर स्केल वाज कितनी थी? 7.6। कितना स्केल पर उसकी शिद्दत थी? 7.6 थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीसेंट अर्थक्वेक ऑफ अक्टूबर 2005 वाज अ रिज़ल्ट ऑफ व्हाट? इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ टेक्टोनिक डिसलोकेशन का ये रिज़ल्ट था। टेक्टोनिक डिसलोकेशन हुई थी जिसकी वजह से 2005 का 8 अक्टूबर का ज़लज़ला आया था। द पॉइंट दैट लाइज डायरेक्टली अबव द सोर्स ऑफ एन अर्थक्वेक इज़ नोन एज व्हाट? इज़ नोन एज एपिक्स सेंटर, वो कहलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। द कॉज फॉर द सुनामी एज रिड्यूस्ड बाय द सिस्मोलॉजिस्ट इज़ व्हाट? is known as deformation of sea floor and vertical displacement of water। ठीक है, इन चीज़ों को आप याद रखा करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। द वर्ड सुनामी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज? जो सुनामी वर्ड है, ठीक है, ये किस लैंग्वेज से बिलोंग करता है? तो ये इट इज़ अ जापनीज़ वर्ड। ठीक है, कौन सा वर्ड है? जापनीज़ वर्ड है। ठीक है, सुनामी बहुत ज़्यादा इमरान खान ने अपनी जो
कैंपेन थी 2013 की, उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था, जिसका मतलब है कि यानी किसी भी चीज़ का बहुत तेज़ी से आना, बहुत शिद्दत से आना, उसको हम कहते हैं सुनामी। ठीक है, जापानीज़ वर्ड है। एज द जंक्शन टेम्परेचर इंक्रीजेज द वोल्टेज ब्रेक डाउन पॉइंट फॉर अवलॉन्च मैकेनिज्म इज़ व्हाट इज़ नोन एज इंक्रीजेज, यानी जब भी इंक्रीज़ होगा मैकेनिज्म तो ये चीज़ें अकर होती हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट सिवियर स्टॉर्म। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो टोर्नेडो इज़ द मोस्ट सिवियर स्टॉर्म इन द वर्ल्ड। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया नेचुरल डिज़ास्टर्स और हैज़र्ड्स को, इसी के साथ साथ वेदर, क्लाइमेट और सीज़न में क्या फ़र्क है, इसको मैंने आपको डिटेल से बताया कि वेदर डे टू डे कंडीशन है, क्लाइमेट क्या है, एवरेज है किसकी, यानी जो आपका डे टू डे वेदर है उसकी लॉन्गर रन में उसकी जो अगर आप एवरेज निकालें तो उसको क्लाइमेट कहते हैं। और सीज़न्स क्या हैं, सीज़न्स आपके लॉन्गर पीरियड में जो कि समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग है, उसको हम सीज़न्स कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों के लिए मुफीद साबित हुआ होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।